हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों हम लोग अपने उपेंद्र सिंह के लेक्चर के डिस्कशन को। हम लोग अभी तक बात कर रहे थे, टॉपिक अभी हमारा वही चल रहा है, रामायण और महाभारत के बारे में। और ये लास्ट टॉपिक आपका होने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू ओनली महाभारत। हम लोगों ने अभी तक एस्कवेटेड मटेरियल्स की और एस्कवेशंस की बात कर ली थी विथ रिस्पेक्ट टू रामायण एरा, और जाना था कि हिस्टोरियंस का क्या व्यू पॉइंट है, वो कितना सही मानते हैं रामायण की पूरी घटनाक्रम को, कितना गलत मानते हैं। अब आज के लेक्चर में हम हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव को जानेंगे विद रिस्पेक्ट टू जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आर्कियोलॉजिस्ट को प्राप्त हुए हैं एस्कवेशंस के थ्रू, खुदाई के थ्रू, और जो महाभारत की जो किताब कहती है हिस्टोरियंस कितना सही मानते हैं कि वो आपस में कितना तालमेल खाता है, या फिर ये पूरी की पूरी एक मन गढ़ंत कहानी है। क्या व्यू पॉइंट है हिस्टोरियंस का विथ रिस्पेक्ट टू महाभारत ऑन द बेसिस ऑफ जो एस्कवेटेड मटेरियल उनको मिले हैं एस्कवेशंस के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को। हिस्टोरियंस उन मटेरियल्स को स्टडी करते हुए और पैरेलल वे में लिंक्स बनाते हुए महाभारत की कहानियों से वो इस घटनाक्रम को कितना सच मानते हैं, कितना गलत मानते हैं, ये हम इस लेक्चर में सीखेंगे। और ये आपका आखिरी लेक्चर होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक ऑफ रामायण एंड महाभारत, जिसको हम काफी सारी क्लासेस से कवर कर रहे हैं लगातार। ठीक है, तो डिटेल में समझते हैं हम इस चीज को। आर्कियोलॉजी एंड द महाभारत। देखो, अभी तक जितनी भी खुदाइयां हुई हैं उन सारी जगहों पर जहां पर हमें लगता है महाभारत की किताब को पढ़ते हुए कि ये सारी प्लेसेस महाभारत के टेक्स्ट में, महाभारत के एपिक्स में मेंशन है, जब आर्कियोलॉजिस्ट उन जगह पर खुदाई करने गए तो उनको बड़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिली, और खुदाई करने के बाद बड़े सारे राज उनके सामने आए, क्योंकि दे वर वेरी क्यूरियस टू नो कि यार सच में ये सब अर्जुन के रथ, श्री कृष्ण का जो पूरा का पूरा ये जो लीला रचाई गई थी श्री कृष्ण के द्वारा, उसमें अर्जुन का रथ होना, बड़े बड़े जो योद्धा थे उनके अस्त्र शस्त्र, ये सब अगर सच में थे लोग तो इनके ये सारी चीज़ें जो इनके साथ थी वो कहीं ना कहीं गड़ी होंगी। तो महाभारत में जो जो जगहों का, जिन जिन जगहों का मेंशन है, ये आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस की टीम वहाँ पर गए और खुदाई कर कर इन्होंने, आर्कियोलॉजिस्ट ने उस चीज़ को बाहर निकाला, मटेरियल्स को देखा कि महाभारत जो अभी तक हम पढ़ते हैं, टीवी पे बचपन से देखते हैं, हमारी दादी नानियाँ जो भी पुराने ज़माने से हमें सुनाती थी, तो ये सब चीज़ें जो हमें बताई गई हैं कि इतनी बड़ी तलवार, इतना बड़ा धनुष, इतना बड़ा रथ, तो ये सब चीज़ें सच में थी या फिर नहीं थी। उसके बेसिस पर वो ये जानना चाहते थे क्या ये लोग भी, अर्जुन, श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, द्रौपदी, ये सब कुछ भी, ये सारे लोग भी हुआ करते थे, या फिर ये एक तरीके से धार्मिक एंगल देकर ये किताब लिख दी गई। एक छोटा सा वॉर जो किसी ज़माने में हुआ होगा उसको धार्मिक एंगल दे दिया गया, जैसे हिस्टोरियंस ने कंक्लूड करा था विद रिस्पेक्ट टू द बुक ऑफ रामायण। क्योंकि वो 100% पता नहीं लगा पाए, क्योंकि हमेशा ये सारी चीज़ें साइंटिफिक एविडेंसेस के बेसिस पर चलती हैं। हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट को जो चीज़ें सामने देखने को मिली नहीं, तो उन्होंने ये फाइनली कंक्लूजन करा था विद रिस्पेक्ट टू रामायण। मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उनका ये मानना था कि ये जो कुछ ना कुछ एक युद्ध या फिर कोई एक छोटा सा वॉर कहीं ना कहीं हुआ होगा, और उसको ब्राह्मण लोगों ने एक रिलीजियस एंगल दे दिया, स्पेशली 6th century BC में, क्योंकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बहुत ऊंचाइयों पर पनप रहा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को सपोर्ट कर रहे थे बड़े सारे एम्पायर्स, जैसे मौर्यन एम्पायर, अशोका। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस और जो एक्सकवेशंस हुई हैं, जिसके लिए स्टोरियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है टू नो कि महाभारत की कहानी कितनी सही है, कितनी गलत है, अलग अलग जगहों पर। और वो जगहें हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे चुनी, क्योंकि वो सारी जगहें महाभारत के टेक्स्ट में मेंशन थी। अब उनको वहाँ पर एक कल्चर का एविडेंस देखने को मिलता है, और आप जानते हो कि हिस्ट्री में हम किसी भी चीज़ को कल्चर का नाम दोस्तों कब देते हैं, जिस तरह की पॉटरी उस एरिया से हमें रिकवर होती है हम उसको नाम देते हैं कल्चर। तो यहाँ से हमें क्या रिकवर
हुई इन जगहों से, जो कि महाभारत के टेक्स्ट में गिवन है जगहें, हमें यहाँ से प्राप्त हुई PGW कल्चर पॉटरी, यानी कि पेंटेड ग्रेवेयर। नॉर्मल सा एक घड़ा, कोई भी मटका, कोई भी एक धातु हो सकती है, वो ग्रे कलर की है, यानी कि नॉर्मल मिट्टी से बनी हुई है, और उसके ऊपर कुछ ये नकाशियाँ बनी हुई हैं, कुछ ये चित्र बने हुए हैं, कुछ डिज़ाइन बनी हुई है, कुछ आकृति बनी हुई है। तो इस तरह की पॉटरी का जो ज़माना चला था, जैसा कि मैंने आपको NCERT में बताया था, तमिलनाडु NCERT में बताया था, पूनम दलाल दहिया की बुक में बताया था कि अलग अलग तरह की पॉटरी के बेसिस पर एक कल्चर बनते हैं, जैसे पेंटेड ग्रेवेयर, पॉलिश्ड ब्लैकवेयर। तो यहाँ पर जो ये पॉटरी का जो कल्चर था वो था पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये महाभारत की साइट से रिकवर्ड हुई पॉटरीज थी। और इसके अलावा पॉटरीज के अलावा पेंटेड ग्रेवेयर जो कैटेगरी में कुछ हमें और भी जो धातु जो मिले, वो एक्चुअली प्रॉपर ग्रेवेयर तो नहीं थे, लेकिन कुछ हमें ऐसे ये चाकू और ये तलवारें टाइप भी हमें यहाँ से देखने को मिली हैं, यहाँ से रिकवर करी गई हैं एट दोज प्लेसेस विच आर एसोसिएटेड विद महाभारत। और जब कार्बन डेटिंग मेथड इसकी करी गई ना, तो जो डेट सामने निकल कर आई वो निकल कर आई 1000 BC के टाइम के। ये सारे चीज़ें जो हैं वो बिलोंग करती हैं साइंटिफिक मेथड्स ने, कार्बन डेटिंग मेथड्स ने ये बताया हिस्टोरियंस को और आर्कियोलॉजिस्ट को। तो ये कौन कौन सी दोस्तों ऐसी जगहें थी विच आर एसोसिएटेड विद महाभारत? तो खुदाई कहाँ कहाँ पर हुई? एक हुई हस्तिनापुर में, दूसरी कुरुक्षेत्र में, तीसरी पानीपत में, चौथी तिलपत में, पांचवी बागपत में, सिक्स्थ मथुरा और सेवेंथ बैराट में। तो दीज आर द प्लेसेस विच आर एसोसिएटेड विद महाभारत। कोई से भी एग्जाम में आपको ये प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस आर एसोसिएटेड विद महाभारत। अब आप तो कुरुक्षेत्र ही ज़्यादातर जानते हो, या हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ आपके सामने आ जाए तो आप थोड़ा सा गेस कर लोगे, लेकिन ये सारी जगहें जो हैं आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। यूपीएससी के एग्जाम में दोस्तों क्या होता है, सिर्फ मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, वो रिलीजियस एंगल के क्वेश्चन पूछते नहीं हैं, बड़ा न्यूट्रल रखते हैं अपने पेपर को, आपने देखा होगा। तो इसलिए वो ना भक्ति सूफी के क्वेश्चंस को अवॉइड करता है यूपीएससी पूछना प्रीलिम्स में, और सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस ऐसे क्वेश्चंस को पूछना वो बेसिकली अवॉइड करते हैं। टेम्पल्स वगैरह के बारे में तो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखे हैं, बिकॉज वहाँ पर उनकी कल्चरल सिग्निफिकेंस होती है। लेकिन फिर भी अगर मैं यूपीएससी को एक मिनट के लिए साइड हटा दूँ, लेकिन एग्जाम्स लाइक यूजीसी नेट हो गया आपका, यूपीपीएससी ऐसा हो गया, या कोई भी स्टेट का पीएससी हो गया, वहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आपका दोस्तों होमवर्क ही है कि ये जगहें तो मैंने आपको मेंशन कर दी हैं, आप ये बताना होमवर्क में, ये जो 7 जगहें हैं ये कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं। मतलब हस्तिनापुर कहाँ पर है, तिलपत कहाँ पर है, बागपत कहाँ पर है, मथुरा कहाँ पर है, ये सारी स्टेट्स जो हैं आप इनकी बताना, ये आपका होमवर्क है। ओके, तो जब इन सारी जगहों पर एक्सकवेशंस करी गई, एक्सप्लोरेशंस करी गई, तो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को ये देखने को मिला कि ये जो साइट्स हैं जहाँ पर उनको मतलब जो भी मटेरियल रिमेन्स यहाँ पर मिले, उसके बेसिस पर उन्होंने ये कंक्लूड करा कि ये जो सारी की सारी जो साइट्स हैं, दीज वर इनहेबिटेड अराउंड दिस टाइम, एंड द नेचर ऑफ द रिमेन्स, जो भी उनको अवशेष मिले, वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो लोग यहाँ पर इस ज़माने में, जिस ज़माने में हम लोग महाभारत को पढ़ते हैं या जानते हैं, वो जनरली जो अवशेष उनको मिले उसके बेसिस पर उन्होंने कंक्लूड करा हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने, कि वो जनरली जो लोग यहाँ पर इस ज़माने में जी रहे थे, रह रहे थे, वो पेस्टोरल कम एग्रीकल्चरल लाइफस्टाइल बिता रहे थे। अब ये पेस्टोरल कम एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? पेस्टोरल का मतलब देखो ये है कि घुमंतु लोग थे, एक जगह से दूसरी जगह वो अपना जीवन गुजारा करने के लिए घूमते रहते थे, कि आज यहाँ पर कोई जंगल है, यहाँ से हमें फल की प्राप्ति हो जाएगी, सब्जियों की प्राप्ति हो जाएगी, पत्तों की प्राप्ति हो जाएगी, एनिमल्स को हम काट कर खा सकते हैं, ठीक है ये। और कुछ जगहों पर खेती बाड़ी भी हो रही थी। तो यानी कि जब कोई जगह पर प्रॉपर तरीके से खेती बाड़ी नहीं होती है और प्रॉपर तरीके से लोग सारे घुमंतु नहीं होते हैं, तो आप उसको कहते हो पेस्टोरल कम एग्रीकल्चर लाइफस्टाइल। इसका, इस लाइन का, इस वर्ड का मतलब दोस्तों ये होता है कि 50% पेस्टोरल लाइफ, घुमंतु नोमैडिक जीवन, और 50% खेती बाड़ी वाली लाइफस्टाइल, ठीक है। तो 50% ये, 50% वो, इस प्रकार की लाइफस्टाइल जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ट्रेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सकवेटेड मटेरियल्स। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होगे
कि मैंने कुछ एस्कवेटेड जो जगहें थी जहाँ पर एस्कवेशंस हुई हैं, जहाँ से मटेरियल रिमेन्स की प्राप्ति हुई है, उसकी कुछ पिक्चर्स यहाँ पर लगाई हैं मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और इजी हो जाए। वैसे तो बहुत सारी जगह पर ये जो जगहें हमने मेंशन करी हैं यहाँ पर खुदाई हुई, लेकिन उनमें से एक प्रमुख खुदाई जहाँ पर हुई महाभारत के एरा को जानने के लिए, वो थी दिल्ली के अंदर और पुरानी दिल्ली के अंदर। जो दिल्ली के अंदर ये जो पुराना किला है ना, अभी आने वाली स्लाइड्स के अंदर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जो ये पुराना किला है, पुराना किला का जो नाम है जो महाभारत के साथ एसोसिएट करा जाता है, डैट इज नोन एज इंद्रप्रस्थ, जहाँ पर जो 5 पांडव थे, कहते हैं उन्होंने अपनी पूरे का पूरा यहाँ पर साम्राज्य बनाकर वो रह रहे थे। ठीक है, यहाँ रहे थे वो काफ़ी टाइम तक। तो इंद्रप्रस्थ जो है, ये पुरानी दिल्ली का जो पुराना किला वाला इलाका है, ये यहाँ पर था और ऐसा माना जाता है, महाभारत के टेक्स्ट में भी मेंशन्ड है कि वो यहाँ पर रहते। तो यहाँ पर बहुत महीनों तक खुदाई चली थी और टाइम टू टाइम खुदाई होती रही है। और यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को क्या जो है अवशेष मिले और हिस्टोरियंस ने उसके बेसिस पर क्या चीज़ें ट्रेस करी, अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखो, इंद्रप्रस्थ की तरफ जाने से पहले हम सबसे पहले पता लगाते हैं एविडेंस जो कि हमें मिले हैं एक जगह से, विच इज एसोसिएटेड ऑब्वियसली विद द महाभारत, डैट इज हस्तिनापुर। और जब आपने महाभारत का कभी सीरियल देखा होगा या महाभारत की बुक पढ़ी होगी, तो आपने हस्तिनापुर के बारे में ज़रूर सुना होगा। ठीक है, अब देखो, 2 पुराण की किताबें हैं। ठीक है, 2 पुराण की किताबें हैं, एक है मत्स्य पुराण, दूसरी है वायु पुराण। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है मत्स्य पुराण की किताब और ये है वायु पुराण की किताब। इन दोनों पुराण की किताबों में ये लिखा हुआ है कि जब राजा निचक्षु का कार्यकाल चल रहा था, अब आप कहोगे सर हमने तो नहीं सुना महाभारत के अंदर राजा निचक्षु कौन थे, तो यू आर राइट, सीरियल में इतना ज़्यादा इनको हाईलाइट नहीं करा गया है, और ये भी बहुत जब महाभारत की पूरी कहानी खत्म हो जाती है तब जाके इनका जिक्र होता है। आपने पूरी महाभारत के बारे में जितना फेमसली आपके टिप्स पर ये नाम याद रहते हैं, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, भीम, 5 पांडव, नकुल, सहदेव, ये सारे के जितने भी थे, युधिष्ठिर। ठीक है, और अगर हम कौरव की बात करें तो दुर्योधन, ठीक है, धृतराष्ट्र और ये दुशासन। ठीक है, तो और गांधारी, कर्ण, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, ये इतने कॉमन नाम है कि आप महाभारत के साथ इनको एसोसिएट सारे के सारे कर सकते हो। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू राजा निचक्षु, ये कौन था, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो क्या हुआ, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है ना, तो आप जानते हो कि जो पांडव थे वो विजेता थे। तो पांडवों में जो सबसे फेमस पांडव था अर्जुन। ठीक है, अर्जुन का पोता हुआ करता था कौन, परीक्षित। अर्जुन का पोता था, ग्रैंडसन था अर्जुन का, परीक्षित। ठीक है, तो जो निचक्षु है, परीक्षित के बाद 5वें नंबर का राजा बनता है, गद्दी पर बैठता है। ठीक है, पांडव गद्दी पर बैठे थे, अर्जुन का जो पोता था परीक्षित, ठीक है, तो वो आप ऐसा मान लो, वो कौन था, वो था 4th किंग इन द डायनेस्टी, जो कि गद्दी पर बैठ रहे थे महाभारत के युद्ध के बाद। ठीक है, 5th किंग जो बैठा वो था निचक्षु। तो हमें मत्स्य और वायु पुराण की किताबें राजा निचक्षु के बारे में ये बताती हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद जब ये इनके खानदान के राजा वगैरह जब ये गद्दी पर बैठा करते थे, तो ये पहले तो हस्तिनापुर ही बैठा करते थे। हस्तिनापुर इनका मेन साम्राज्य था, लेकिन यहाँ पर गंगा नदी में एक बार बहुत तगड़ी तरीके से फ्लड आया था, भयंकर वाला बाढ़ आई थी, और हस्तिनापुर पूरा का पूरा डूब गया था। तो ये मत्स्य और वायु पुराण की किताबें हमें ये बताती हैं कि फिर ये पांडवों के खानदान ने क्या करा था, स्पेशली राजा निचक्षु के कार्यकाल में क्या हुआ था, इनकी अभी तक जो कैपिटल महाभारत के युद्ध जीतने के बाद से लेकर अर्जुन के टाइम से लेकर अभी तक जो हुआ करती थी, वो हुआ करती थी हस्तिनापुर। यहाँ पर आ गई बाढ़,
ठीक है। बाढ़ आने के बाद, और बाढ़ किसकी वजह से आई? गंगा नदी जो है वो बिल्कुल तीव्र हो गई थी, ठीक है, उसकी वजह से बाढ़ आ गई थी। तो बाढ़ आने के बाद हस्तिनापुर से कैपिटल इन्होंने शिफ्ट कर ली टू कौशंबी। ऐसी हमें ये वायु पुराण और मत्स्य पुराण की किताबें बताती हैं। अब हस्तिनापुर में जो भी खुदाई करी गई हस्तिनापुर इलाके में, जब महाभारत के अंदर अगर इतनी डेप्थ में कहानी गिवन है, तो आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस वर वेरी क्यूरियस कि चलो भाई हस्तिनापुर जाकर खुदाई करते हैं। तो जो खुदाई करी गई हस्तिनापुर के अंदर, उसके अंदर हमें यस एविडेंस देखने को मिला है, बाढ़ का एविडेंस देखने को मिला है खुदाई करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को, ठीक है, गंगा रीजन में। और उन्होंने ये भी पता लगाया आर्कियोलॉजिस्ट ने कि यहाँ पर बाढ़ आई थी एक समय के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर लोग रहते थे और उस जगह को ये छोड़कर चले गए थे। दिस साइड वॉज डेजर्टेड फॉर सेवरल सेंचुरीज, सैकड़ों सालों तक ये फिर जगह जो है वो खाली पड़ी रही। लेकिन हिस्टोरियंस ये कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने तो कंफर्म कर दिया इस बात को कि हाँ भाई, जैसा जैसा मत्स्य और वायु पुराण के अंदर बताया गया है कि सच में बाढ़ आई थी, बाढ़ आई थी, हम इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला। हिस्टोरियंस ने लेकिन थोड़ा सा संदेह करते हुए एक बात कही आर्कियोलॉजिस्ट से। हिस्टोरियन, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? खुदाई करते हैं। हिस्टोरियंस क्या करते हैं? खुदाई करने के बाद जो भी अवशेष निकलते हैं उसको कहानी से मिलाकर, किताबों से मिलाकर वेरीफाई करके पूरी स्टोरी को जांच पड़ताल करके ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ कितने प्रतिशत ठीक है, कौन सी चीज़ झूठी है, और कौन सी चीज़ बहुत एग्जैजरेटेड मैनर में बताई गई है। तो हिस्टोरियंस ने कहा था कि हो सकता है कि ये चीज़ ठीक हो और ये वही जगह हो जहाँ पर मत्स्य और वायु पुराण के अंदर बताया गया है कि ऐसा ऐसा ऐसी ऐसी बाढ़ आई थी और ये कैपिटल जो है शिफ्ट कर दी गई थी फ्रॉम हस्तिनापुर टू कौशंबी। लेकिन हिस्टोरियंस कहते हैं इट इज़ नॉट नेसेसरी, हम ये चीज़ बिल्कुल पुख्ता सबूत के साथ नहीं कह सकते कि क्या ये वही सेम बाढ़ थी जो कि इन दो पुराणों की किताब के अंदर मेंशन्ड है, दैट इज मत्स्य पुराण एंड वायु पुराण, विद रिगार्ड टू द कार्यकाल ऑफ राजा निचक्षु। ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको दोस्तों अभी बता रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सकवेशन जो करी गई हैं वो दिल्ली के पुराना किला में करी गई हैं, क्योंकि पांडवों की बहुत मुख्य राजधानी में से एक उनके जीवन काल में रही है ये एरिया दिल्ली का, जिसको वो नाम देते थे इंद्रप्रस्थ। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लोकल ट्रेडिशन, मतलब आज तक हमेशा ऐसा माना जाता है कि जो दिल्ली में, नई दिल्ली में जो पुराना किला वाला जो इलाका है वो पुराने समय में जाना जाता था इंद्रप्रस्थ के नाम से, जो कि पांडवों की, पांचों पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। एक बार ऐसा हुआ करता था, ऐसा हमें बताया गया बचपन से। अब यहाँ पर जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेशन करी, और जो हम कहते हैं ना कि क्या इनके सच में रथ थे या कुछ ऐसा कुछ था क्या, तो दोस्तों आप ये देखो ज़रा एक बारी, मैं ये इमेज आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये है पुराना किला यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक्सकवेशन करी गई, और देखो क्या चीज़ इनको मिली। आप ये देख पा रहे हो, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक कोई पर्सन है, उनके टीम मेंबर होंगे। तो मान लो कि ये एक प्रकार से रथ का एक ये चित्र लिए हुए अपने हाथ में, आगे पहिए हैं इसके, ठीक है, आगे बेस है, ऊपर वाली चीज़ जैसे रथ ऐसा होता है तो वो गायब है। लेकिन ये ड्राइंग लेकर यहाँ पर पहुँचे थे एक बारी, और आप यहाँ पर देखो इनको सेम ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिला है, ऐसा डिट्टो, इन्होंने वेरीफाई करा है। ये लकड़ी तो बहुत पुरानी हो गई, सड़ गई होगी, गल गई होगी, बहुत सारे पार्ट्स इसके गायब भी हो गए होंगे, लेकिन इनका ये कहना था, इनकी टीम का ये कहना था कि ये बिल्कुल सेम चीज़ है, ये सेम चीज़ है। ऐसा ही जो जैसे आप ये मॉडर्न तरीके से देख रहे हो ना कि अगर इतने साल बीसी पुरानी कोई चीज़ है, मतलब बिफोर कॉमन एरा की कोई चीज़ है, तो वो मेल जोल खाती है। मतलब इनका ये कहना था कि आप ये जो मुड़ सा गया ना, ये वाला बेस, ये वाला जो आप बेस देख रहे हो मुड़ सा गया है, इसको आप सीधा कर दो, मतलब यहाँ से मोड़कर सीधा कर दो तो ये ऐसा बन जाएगा। इसको बिल्कुल सीधा कर दो ये वाले बेस को, तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ लगे हुए इसके पहिए जो कि दीमक वगैरह खा गए होंगे इतने सालों के अंदर, लेकिन ये कहते हैं कि इनका ये कहना था कि ये पूरा ऐसे रथ की तरह ये ऐसे खड़ा हो सकता है अगर हम इसको खड़ा करने पर आए तो ये एक बहुत दिलचस्प चीज़ थी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर फाइंड करी। उनके रोंगटे खड़े हो गए थे इस चीज़ को देखते हुए, बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मतलब आप उस टाइम पर रिसर्च में मान लो एक बवाल सा छा गया था इस चीज़ को देखने के बाद। ठीक है,
आगे पढ़ते हैं। अब देखो, और ज़रा अगर हम चीज़ों को वेरीफाई करने की कोशिश करें तो दोस्तों हमें ये पता लगेगा, अगर और थोड़ा सा गहराई में जाकर बात करें, कि 14th सेंचुरी के अंदर इंद्रप्रस्थ के बारे में स्पेसिफिकली हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। 14वीं शताब्दी के अंदर एक राइटर था, ठीक है, जब ये दिल्ली सल्तनत का पूरा जब ये कार्यकाल चल रहा था, तो एक राइटर था जिसका नाम था शम्स सिराज अफीफ, ठीक है। यहाँ पर आप नाम देख सकते हो, शम्स सिराज अफीफ। इसने किताब लिखी थी जिसका नाम था तारीख आए फिरोज शाही, तारीख आए फिरोज शाही। और अगर आप रिकॉल कर सकते हो तो इसके बारे में मैंने आपको पूनम दला दहिया की बुक में पढ़ाया था जब हम लोग मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। इस बुक के अंदर तारीख फिरोज शाही के अंदर, जो कि शम्स सिराज अफीफ के द्वारा लिखी गई थी, ये शम्स सिराज अफीफ इस किताब में ये बताते हैं कि इंद्रप्रस्थ जो था, जो जगह थी दिल्ली के अंदर, ये हेडक्वार्टर थी किसी एक परगना की, किसी एक डिस्ट्रिक्ट की। अब वो कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन से परगना की थी हेडक्वार्टर, वो नहीं पता, लेकिन ये हेडक्वार्टर रही है, यानी कि किसी की कैपिटल रही है, ऐसा शम्स सिराज अफीफ ने भी अपनी किताब तारीख फिरोज शाही में बता रखा है, जो कि 14वीं शताब्दी की किताब है। अब क्या होता है, आप कहोगे सर ये एकदम से मुसलमानों की किताब यहाँ पर लाकर आप ये इंद्रप्रस्थ के बारे में क्यों बोलने लगे एकदम से, या फिर उपेंद्र सिंह में ऐसा क्यों गिवन एकदम से। तो हुआ क्या, 14वीं शताब्दी के अंदर ना एक चीज़ हुई, एक घटनाक्रम हुई। 14th सेंचुरी के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट को, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि बाद में, उस टाइम पर तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इतना मतलब एक्टिव ही नहीं था क्या, मतलब अंग्रेज भी नहीं आए थे और कुछ बनी भी नहीं थी। बाद में जाकर ना, बहुत सालों बाद जाकर आर्कियोलॉजिस्ट को एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला, और कार्बन डेटिंग मेथड से उनको ये पता लगता है कि ये स्टोन इंस्क्रिप्शन 14th सेंचुरी का है। मैंने इस स्टोन इंस्क्रिप्शन की इमेजेस ढूंढने की कोशिश करी इंटरनेट पे कहीं पर भी, लेकिन इसकी इमेजेस नहीं है, क्योंकि हो सकता है जब कोई इनके पास छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास, या किसी भी देश के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास, तो हर चीज़ की फ़ोटो गूगल पे अपलोड नहीं करी जाती है। बहुत बार ये अपनी कस्टडी में उसको रख लेते हैं, या फिर कुछ चीज़ घिस जाती है, टूट गई होती है, उसके छोटे छोटे अवशेष बाकी रहते हैं। तो इसकी तो कोई फ़ोटो मिली नहीं मुझे, या ना मेरी टीम को, ठीक है। तो 14th सेंचुरी के अंदर एक स्टोन इंस्क्रिप्शन था जो कि नारायणा गांव से मिला था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को। उन्होंने कार्बन डेटिंग मेथड से पता लगाया कि 14वीं शताब्दी का स्टोन इंस्क्रिप्शन है, सॉरी नॉट पिलर इंस्क्रिप्शन, एक पत्थर है, पत्थर की नकाशी है, और जो कि नारायणा विलेज से इनको मिला था, वेस्ट दिल्ली से। और उसमें भी लिखा हुआ है, साफ तरीके से लिखा हुआ है इंद्रप्रस्थ के बारे में, ठीक है। तो इसलिए चीज़ वेरीफाई करी जा सकती है कि जब ये दिल्ली सल्तनत वगैरह का टाइम चल रहा था, या फिर मुगल एम्पायर का टाइम चल रहा था, और उस टाइम पर जब एक किताब लिखी गई शम्स सिराज अफीफ के द्वारा तारीख फिरोज शाही, उसमें ये इंद्रप्रस्थ के बारे में मेंशन करना बहुत लाजमी था, बहुत नॉर्मल था। और अगर और पीछे बैकग्राउंड पे जाइए तो हो गया मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया का टाइम पीरियड हो गया है। तो अगर हम और पहले जाएं तो थोड़ा बहुत हिस्टोरियंस जो है इस चीज़ को सच मानते हैं कि जो महाभारत की किताब के अंदर जो इंद्रप्रस्थ मेंशन करा गया, ये वही इंद्रप्रस्थ है, क्योंकि वहाँ पर भी जो संकेत मिले हमें वो दिल्ली रीजन के मिले हैं। और ये जो 14वीं शताब्दी के अंदर शम्स सिराज अफीफ ने तारीख फिरोज शाही में बताया, नारायणा गांव से, वेस्ट दिल्ली से, जो 14वीं शताब्दी का हमें जो स्टोन इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ, उसमें जो इंद्रप्रस्थ है, तो ये तीनों चीज़ें सेम इंद्रप्रस्थ की तरफ जो है, ये प्रूफ जो है, ये हमें संकेत कर रहे हैं। हिस्टोरियंस फिर इस चीज़ से मुकर नहीं सके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लगभग 200 साल बाद 16th सेंचुरी के अंदर जब अबुल फैजल ने एन.आई. अकबरी लिखी, ठीक है, और ये एन.आई. अकबरी की 3 किताबें यहाँ पर आपको क्यों दिख रही हैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, पूनम दला दहिया के अंदर क्लास 12th की मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर, विच इज़ नोन एज थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, 6 मतलब 7th क्लास में जब हम मेडिवल इंडिया पढ़ते हैं, तमिलनाडु एनसीईआरटी, मैंने आपको अक्सर ये वाली बात बताई थी कि अबुल फैजल ने जो एन.आई. अकबरी लिखी थी, एन.आई. अकबरी कोई एक किताब नहीं थी, उसके 3 वॉल्यूम थे, इसलिए यहाँ पर आपको 3 वॉल्यूम देखने को मिलते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3, ठीक है। तो खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अबुल फैजल की द्वारा लिखी गई एन.आई. अकबरी की किताब में, जो कि 16th सेंचुरी की एक बुक है,
उसके अंदर हमें बताया जाता है जो हुमायूं का जो किला था, हुमायूंस फोर्ट, याद रखना मैं हुमायूंस फोर्ट की बात कर रहा हूँ, विच वॉज बिल्ड एट द टाइम वेयर इंद्रप्रस्थ द कैपिटल ऑफ पांडव्स वर लोकेटेड, वॉज लोकेटेड लॉन्ग एगो। तो हमें अबुल फैसल की एन.आई. अकबरी की किताब से भी ये चीज़ के पुख्ता सबूत मिलते हैं कि वो हमें ये बताती है कि हुमायूं का किला उस जगह पर बनाया गया था जिस जगह को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, जो कि कैपिटल थी पांडवों की। ठीक है। और एक चीज़ जानकर आपको और ताजुब होगा, ये तो चलो पुरानी बातें हो गई, लेकिन 19वीं शताब्दी तक, ठीक है, देयर वॉज अ विलेज, एक पूरा का पूरा गांव था, पूरा का पूरा दोस्तों गांव था, कोई एक बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे गांव की बात कर रहा हूँ। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक एक प्रॉपर डेडिकेटेड गांव था जिसको बोला जाता था इंद्रपथ। इंद्रपथ, और ये इंद्रपथ गांव कहाँ पर था? जब आप ये हुमायूं के किले के अंदर जाओगे ना, दीवारों के अंदर जाओगे, तो एक बहुत बड़ी ज़मीन के टुकड़े पर एक गांव बसा हुआ था जिसको इंद्रपथ बोलते थे। तो हिस्टोरियंस का, आर्कियोलॉजिस्ट का, या जो भी जानकार हैं उनका ये मानना है कि यही इंद्रप्रस्थ था। ये अलग अलग सेंचुरीज में अलग अलग राजाओं महाराजाओं के द्वारा, दिल्ली सल्तनत के द्वारा, मुगल एम्परर्स के द्वारा ये कब्जा कर करके कुछ ना कुछ बनाया गया। इन्होंने कुछ ना कुछ इसके बारे में लिखा है, लेकिन इसका जो रूट है, हिस्टोरिकल रूट है, ये वही पांडवों की राजधानी है जिसको ओरिजिनली इंद्रप्रस्थ बोला जाता था। तो फिर क्या होता है, अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम और हिस्टोरियंस बड़े एक्टिवेटेड हो गए। नाउ दे वर वेरी क्यूरियस टू नो कि इंद्रप्रस्थ अगर पांडवों की सच में राजधानी रही है और इतने पुख्ता सबूत अगर हमें मिल रहे हैं, तो अभी तक तो देखो कोई एक्सकवेशंस हुई नहीं थी, लेकिन अब दे वर रेडी टू एक्सकवेट द एरिया। ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ ऐसी इमेज थी कि यार इतना शानदार इनका एम्पायर महाभारत की किताब के अंदर बताया जाता है, सीरियलों के अंदर दिखाया जाता है, क्या क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो है हमें गड़ी हुई यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इन्होंने क्या करा, आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने यहाँ पर भारत की सरकार से परमिशन मांगी और पुराना किला जो है दिल्ली का, वहाँ पर जाके खुदाई करना शुरू करी। और वो खुदाई चलती है 1954 से लेकर 1971 के बीच में। ठीक है, 1971 कौन सा टाइम है? जब बांग्लादेश वॉर हुआ था और हमारी लड़ाई हो गई थी पाकिस्तान के साथ। तो 54 से लेकर 71 तक लगातार खुदाई चलती रही वहाँ पर अलग अलग एरिया की। बहुत बारीकी तरीके से उन्होंने खुदाई करी है हर एक पार्ट की। ये देखो अगली स्लाइड्स में मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो बहुत एक एक, मतलब बिल्कुल काट काट कर एक एक चीज़ निकाल निकाल कर जो भी पत्थर अवशेष को मिले, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, यहाँ से कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ उठाया। ठीक है, और फाइनली इनको मिला क्या, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो एक्सकवेशन चली 1954 से लेकर 71 तक, और वहाँ पर ना इनको बड़े सारे आर्कियोलॉजिकल लेवल्स देखने को मिले। अब आर्कियोलॉजिकल लेवल्स दोस्तों क्या होते हैं, कभी भी आप कोई भी ज़मीन का टुकड़ा खोदते हो, ठीक है, मैंने ये चीज़ आपको हिस्ट्री में बताई थी, तो क्या होता है वहाँ पर ना लेयर्स बन जाती हैं मिट्टी की। अब ऑब्वियस ही बात है, जो सबसे नीचे की लेयर में दबे हुए जो अवशेष हैं वो हमें बताएंगे ये सबसे ओल्डेस्ट हैं। इसके ऊपर जो हैं वो हमें बताएंगे ये वाले थोड़े से ओल्डर हैं। लेकिन जो ऊपर जो आपको अवशेष इस जगह पर मिलेंगे वो क्योंकि मिट्टी के ऊपर हैं, तो ये आप कहोगे ये न्यूएस्ट है। मतलब ये वाला जो एरिया है एक्सकवेटेड मिट्टी का, यहाँ पर जो भी चीज़ें मिल रही हैं ये रीसेंट कल्चर के हैं, ये उससे पुराने हैं, और सबसे नीचे जो दबे हुए हैं वो सबसे पुराने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक चीज़ जानने को मिली कि बड़े सारे आर्कियोलॉजिकल लेवल्स जो हैं, जो कि 4th सेंचुरी BC से लेकर 19th सेंचुरी CE तक, देख रहे हो 4th सेंचुरी दोस्तों BCE लिखा हुआ है, और 19वीं जो शताब्दी है वो CE कॉमन एरा, ठीक है, एनो डोमिनी AD तक, यहाँ तक अलग अलग ट्रेसेस इनको देखने को मिले, अलग अलग जो अवशेष मिले उनके कार्बन डेटिंग मेथड से इनको ये पता लगा कुछ चीज़ें 4th सेंचुरी BC जितनी पुरानी है इस एरिया के अंदर सेम ये जो पुराना किला है, और कुछ चीज़ें 19th सेंचुरी जितनी नई भी हैं। ठीक है, ये सब कुछ हुमायूं के किले के पास और पुराने किले के पास ये सब खुदाई वगैरह करी गई। अब
अभी तक हमें हमारा आंसर नहीं मिला कि खुदाई में मिला क्या क्या हिस्टोरियंस को और ये आर्कियोलॉजिस्ट को, ठीक है। हिस्टोरियंस वैसे खुदाई नहीं करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। हिस्टोरियंस उसके बाद पूरी स्टोरी को जानते हैं, पुख्ता सबूत चीज़ों के बेसिस पर, किताबों के बेसिस पर कलेक्ट करते हैं और फिर ये बताते हैं कि कोई चीज़ कितनी सही है कितनी गलत है, ठीक है। खुदाई करने का बेसिकली काम आर्कियोलॉजिस्ट का होता है। अब देखो, खुदाई करने के बाद ना इनको कुछ तितर बितर कुछ पीसेस देखने को मिले, कुछ मटकों के, कुछ घड़े के, कुछ कुछ चीज़ों के, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को बताता है कि ये सारी चीज़ें जो गड़ी हुई मिली हैं वो पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी का पार्ट है, ठीक है। और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा कि जो भी डेट महाभारत की असाइन करी जाती है, ये पॉसिबिलिटी है इन सारे मिले हुए जो चीज़ें हैं उनके बेसिस पर उनको स्टडी करते हुए, उनके ऊपर कार्बन डेटिंग मेथड की स्टडी करते हुए ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर कोई बहुत पुरानी एक सेटलमेंट, कोई लोग यहाँ पर रहे होंगे या फिर इसके आसपास रहे होंगे जिस एरिया को इंद्रप्रस्थ बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा सा दिमाग चकरा गया था आर्कियोलॉजिस्ट का और हिस्टोरियंस का, क्योंकि उन्होंने फाइनली कंक्लूड देखो ये करा था दोस्तों कि हम किसी भी तरीके से, देखो ये तो जान नहीं सकते, ये तो भाई ईश्वर परमात्मा ही बता सकते हैं या फिर उस ज़माने में रहने वाले लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर जो भी सेटलमेंट रहती थी, जैसे बोल रहे हैं ना कि ये ओल्डर सेटलमेंट का पार्ट होंगे, तो यहाँ पर जो भी लोग रहते थे, क्योंकि चीज़ें तो मिली हैं इनको थोड़ी बहुत, मटके मिले, घड़े मिले, कुछ कुछ धातु मिले, और मैंने अभी आपको बताया ये रथ जैसा एक अवशेष मिला यहाँ पर, ये जो भी मतलब अलग अलग जगह से जो भी रिकवर हुए। लेकिन फिलहाल वी आर स्टकिंग टू द रीजन ऑफ इंद्रप्रस्थ। इन्होंने लेकिन ये बोला हम किसी भी तरीके से श्योर शॉट मैनर में ये नहीं बोल सकते हैं कि इस सेटलमेंट का जो यहाँ पर लोग रह रहे थे और जिनके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, क्या इनका किसी भी प्रकार से कोई कनेक्शन है क्या महाभारत की उस कहानी से जो हमें सुनाई जाती है, जो हम पढ़ते हैं और जो हमें बताई गई है सीरियलों के द्वारा। अब क्या होता है, ये जो एक्सकेवेशन का सिलसिला होता है ना पुराने किले का, 1954 से 71 तक इनिशियली चलता है, फिर ये थम जाता है। अब क्या होता है, नई जनरेशन आती है आर्कियोलॉजिस्ट की, दे वर ऑल्सो वेरी क्यूरियस। हिस्ट्री विस्ट्री कर लोग जो हैं, लड़के लड़कियां पढ़कर आए होंगे, आगे जाकर उन्होंने पीएचडी एमफिल करी होगी, वो आर्कियोलॉजिस्ट बने होंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम में शामिल हुए होंगे, उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी जाग गई। भारत की सरकार से फिर परमिशन ली गई कुछ सालों पहले, और मोदी सरकार जब पहली बार आती है पावर में, और मनमोहन सिंह जी की जो सरकार जब उसका कार्यकाल एंड में था, तब इन दोनों सरकारों से यूपीए और एनडीए की सरकारों से परमिशन मांगते हुए हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने 2013-14 और 17-18 के बीच में भी यहाँ पर एक्सकेवेशंस करी, ठीक है। और इनको और ज़्यादा मटेरियल्स जो हैं यहाँ पर मिले अलग अलग फेजेस के, ठीक है। और कुछ तो इनको ऐसे भी सबूत मिले यहाँ पर जो कार्बन डेटिंग मेथड बताते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड बताते हैं कि वो तो मॉडर्न एरा से भी पुराने हैं, प्री मॉडर्न लेवल के हैं। अब लेकिन 100 बातों की एक बात, आर्कियोलॉजी आप ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट तरीके से प्रूव कर पाई है, ये कंप्लीट तरीके से डिसप्रूव कर पाई है द हिस्टोरिसिटी ऑफ द एपिक इवेंट्स और कैरेक्टर्स के, मतलब ये भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, ये सब कुछ असली में थे कि नहीं थे। आर्कियोलॉजी इस तरीके को, इस चीज़ को प्रूव या फिर डिसप्रूव नहीं कर पाई है। लेकिन क्रक्स ऑफ द मैटर इज, 100 बात की एक बात ये है, बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, जैसा किताबों में जो सब कुछ हमें बताया गया है, ठीक है, जो भी चीज़ हमें महाभारत की किताबों में बताई गई है और आर्कियोलॉजिस्ट को जो एविडेंस प्राप्त हुए हैं। अब देखो ना, किताबों को पढ़ के तो हमें यही लगेगा कि अगर ये भीम है, जो पांडवों में से सबसे ज़्यादा बलवान व्यक्ति था, भाई था इनका भीम, वो जो, या फिर उसका बेटा है, ठीक है, या फिर भीम की बात कर लेते हैं कि क्या जाता है ऐसा, उसके एक एक बाजुओं में 10-10 हज़ार हाथियों का बल था, तो फिर तो वो बहुत बड़ा गधा यूज़ करता होगा, बहुत बड़ा एक बो एंड एरो अर्जुन के पास होगा। इन लोगों का साइजेस काफ़ी बड़ा बड़ा होता होगा, 18 फुट, 25 फुट, 50 फुट, 100 फुट। तो एक जो हम अनुमान सोचते हैं ना कि यार हमें ये गड़े हुए ऐसे कुछ बहुत बड़े बड़े ये जो थे, गधा जो है
जो धनुष है, जो चक्र है, रथ का पहिया है, ऐसे ऐसे साइजेस के मिल जाते कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि लोग कितने छोटे से खड़े हुए हैं, गधे का साइज कितना बड़ा। अब ये कोई ओरिजिनल गधा नहीं है जो हनुमान जी वाला, या फिर जो भीम है, जो कि हनुमान जी के ही एक भाई थे। ठीक है, महाभारत के युद्ध में ऐसा बताया गया कि वो हनुमान जी के ही भाई थे। लेकिन ये एक जो इमेज मैंने यहाँ पर लगाई है, ये सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड इमेज है। मेरे पास एक ऐप है जिसमें मैं कोई भी कहानी डालता हूँ और उसकी फ़ोटो बनकर मेरे पास आ जाती है। ठीक है, तो वो बस मैंने एक कहानी डाल दी थी कि पीपल लुकिंग एट बिग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द महाभारत एरा एंड दे आर शॉक्ड। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मुझे ये जनरेट करके दी कि ये, लेकिन कोई असली फ़ोटो नहीं है। आप कहीं ये सोचो कि ऐसा गधा सच में रिकवर हुआ होगा, ये सिर्फ एक कार्टूनिक इमेजेस हैं। ठीक है, ये सिर्फ जो जितने खड़े हुए हैं ये एआई ने जनरेट करके कार्टूनिक इमेज दी है। ठीक है, एंड आई वाज वेरी इंप्रेस्ड बाय दिस इमेज कि एआई ने मेरा काम इतना आसान बनाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। ठीक है, बाकी सारी इमेजेस लेकिन रियल हैं। ओके, तो हाँ, मैं आपको बात ये क्या बता रहा था कि बहुत क्वालिटेटिव डिफरेंस है। अब हमें तो महाभारत की किताब पढ़ के ये लगता है कि हाँ भाई ये सच में ये सब रहे होंगे, है ना। अब जैसे भीम का बेटा था, कौन था भीम का बेटा? घटोत्कच। घटोत्कच कितना भी बड़ा साइज ले सकता था अपना, उसके पास एक वरदान था, जितना ज्यादा आकार वो अपना बड़ा कर सकता है, जितना चाहता है वो उतना कर सकता है अपना बड़ा आकार। ठीक है, हालांकि वो रणभूमि में मारा गया, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन फिर हमारी ये भी तो होती है कि अगर कुरुक्षेत्र की भूमि में अगर वो मारा गया तो इतने बड़े बड़े कंकाल, 100-100 फुट के, 200-200 फुट के, 50-50 फुट के, 25-25 फुट के, जितना मानव शरीर का कोई साइज नहीं होता, खली अंडरटेकर की हाइट से भी ज़्यादा आप मान लो 5-10 गुना हाइट, तो उतने कोई कंकाल मिलने तो चाहिए थे, लेकिन वो नहीं मिले। लेकिन एक ग्रुप ना वैसे ये भी कहता है, मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। एक ग्रुप ऑफ जो हिस्टोरियंस हैं या आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो ये भी कहते हैं, वैसे उपेंद्र सिंह बुक के अंदर ये वाली बात लिखी नहीं हुई है, लेकिन मतलब बहुत सारे रिसर्च मटेरियल ये भी कहते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को अगर ऐसे सच में अवशेष मिले भी होंगे ना, अगर इतने बड़े गधा, इतना बड़ा धनुष, इतने बड़ा रथ का पहिया, श्री कृष्ण का कोई मुकुट, अर्जुन की कोई तलवार, अगर कोई, या फिर इतना बड़ा कंकाल घटोत्कच का 20-25 फुट का, 21 फुट का, तो वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने प्रूफ के तौर पर छुपा लिया, उस राज को दबा लिया है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा ब्लेम लगता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट के ऊपर। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यूएसए की सरकार के ऊपर बहुत बड़ा एक ब्लेम लगता है कि अमेरिका की सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, उनका एक एरिया है, आपने सुना होगा अक्सर, एरिया 51। कहते हैं वहाँ पर एलियंस उतरते हैं, लेकिन अमेरिका कहता है कि नहीं, हम वहाँ पर इसलिए किसी को नहीं आने देते हैं। टॉप के टॉप जो, मतलब मान लो कि प्रेसिडेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग काम करते हैं ना, वो भी नहीं जा सकते हैं वहाँ पर। अच्छे से अच्छा नेता नहीं जा सकता वहाँ पर, गोली मार दी जाएगी देखते ही, अलाउड ही नहीं है। तो यूएसए कहता है कि हम यहाँ पर बहुत इंटेंस मिलिट्री रिसर्च ऑपरेशंस करते हैं, इसलिए नहीं आने दे सकते हैं आपको। लेकिन वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो एलियंस के साथ हैं। यूएफओ वहाँ पर प्रॉपर लैंड होते हैं, अमेरिका और एलियंस के बीच में पैक्ट साइन होते हैं। बहुत बार अमेरिका ने अपने प्लेन्स के थ्रू यूएफओ को क्रैश करा है, उसके पुख्ता सबूत बहुत सारे लोगों ने देखे हैं कि यूएफओ को ढककर, जलाकर, तोड़कर, उसके पार्ट्स लेकर लेकर जाया जा रहा है। कई बार तो वो पकड़े भी गए हैं, तो अमेरिका की सरकार कहती है नहीं, ये तो आकर गिर गया था, ऐसा हो गया था। यूएफओ सच में मिले हैं, मतलब वो हैं भी अमेरिका की सरकार के पास, जले हुए, टूटे हुए, फूटे हुए उसके कुछ पार्ट्स हैं। और ये अमेरिका जो है ये वाला राज छुपाता है, क्लियरली नहीं बताता, क्योंकि अमेरिका हमेशा एक लीड रखना चाहता है पूरी दुनिया से, 100 साल आगे की लीड। और यूएफओ भी रिसेंटली जब ट्रेस करा गया था और अमेरिका में किसी एक पर्सन से, एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सन से पूछा गया था कि आप इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा करेंगे, तो उन्होंने बोल दिया था कि जस्ट होल्ड ऑन योर एक्साइटमेंट, हम कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद आपको ये चीज़ रिवील करेंगे। और वो साफ अमेरिका ने इशारा करा था दुनिया को कि हम लीड लेना चाहते हैं, पहले हम खुद पता लगाएंगे, हम 100 साल, 500 साल रिसर्च में आगे निकल जाएं, ठीक है, तब हम दुनिया को ये राज जो है वो बताएंगे। इसलिए ऐसा ब्लेम भी लगता है। वैसे आपको एक मनगढ़ंत कहानियाँ लग रही होंगी, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, अगर आप इसको लॉजिकली समझो, न्यूट्रल होकर समझो, तो आपको ये समझ में आएगा कि अमेरिका के पास हमेशा ऐसा कैसे हो सकता है कि हर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा उसके पास रहती है,
एकदम से उसको पता लग जाता है कि रोबोट्स कैसे बनाने होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे वर्क करती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट कैसे कर रहे हैं। तो दुनिया के बाकी लोगों के पास इतना दिमाग क्यों नहीं होता? हर चीज़ का आरंभ और अंत अमेरिका ही क्यों होता है? तो ऐसा माना जाता है कि एलियंस फ्यूचर टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, अमेरिका की सरकार के साथ उनकी मिली भगत है, वो बताकर लेकर जाते हैं। अर्थ पर वो टेक्नोलॉजी पहली बार एलियंस की मदद से अमेरिका क्रिएट करता है और दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर कर अपने हेजिमनिक पावर को मेंटेन करता है अमेरिका। क्योंकि बाकी दुनिया के 200 देश के अरबों खरबों करोड़ों लोगों की आबादी जो है, तो वो इतनी मूर्ख है कि कभी भी खुद से कुछ क्रिएट नहीं कर सकते ऐसा कुछ यूनिक कि अमेरिका को चौंकाते। हर चीज को अमेरिका ही क्यों चौंकाता है? तो ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये ब्लेम लगाते हैं कि ये दिमाग अमेरिका का नहीं है, ये एलियंस बता बता के जाते हैं अमेरिका को, और इसलिए अमेरिका नहीं चाहता कि इस राज को कोई पता लगाए। अब ये कहानी, मतलब ये बातें कितनी सच है कितनी झूठी है, देखो मैं तो एक पुख्ता सबूत के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इसको ध्यान से सोचो समझो, न्यूट्रल व्यू पॉइंट अगर आप रखो, तो आपका दिमाग चौंकेगा हमेशा कि हर टाइम पर, एवरी टाइम, हर चीज़ का आरंभ और अ, हर चीज़ के आरंभ और अंत के लिए अमेरिका ही क्यों रिस्पॉन्सिबल? वाई अमेरिका 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 ऑलवेज हर चीज़ में। सारी दुनिया के टॉप के रिचेस्ट पर्सन अमेरिका में ही कैसे पैदा हो जाते हैं कॉन्सिडेंटली हमेशा? ठीक है, तो फिर हम आगे की बात करते हैं, आर्कियोलॉजी इन द महाभारत, और इसके लास्ट चीज़ को जानते हैं बस। तो ये जो एपिक है पूरी की पूरी, जो ये हमें जो किताब की फॉर्म में जो बताई जाती है, हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि यहाँ पर ना बहुत सारे कैरेक्टर्स, लोगों को, और जो भी जगहें यहाँ पर मेंशन हैं उनको ना बहुत इमेजिनेटिवली, इमेजिनेशन के साथ ना उन घटनाक्रम को एक कहानी बनाकर, एक मिर्च मसाला चटपटी सी खबर बनाकर पेश कर दिया गया है। किताब के अंदर तो ऐसा ही है, हिस्टोरियंस ही कहते हैं। लेकिन हिस्टोरियंस हमें ये भी बताते हैं कि जो आर्कियोलॉजी है, एक्चुअली में हम तो किसी भी चीज़ का पुख्ता सबूत तभी मानेंगे ना जब हमारे सामने वो चीज़ें दिखेंगी। तो हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि किताब में तो बहुत कुछ ऐसी कहानी देखने को मिलती है जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जिन भी लोगों ने अलग अलग एरा के अंदर या किसी भी एक पर्सन ने अगर उसको लिखा है तो सैल्यूट है यार उसको। हिस्टोरियंस एग्री करते हैं, लेकिन हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि आर्कियोलॉजी ऑन द अदर हैंड, खुदाई करी हुई जो चीज़ें वो हमें ये बताती हैं कि हमें जो मटेरियल कल्चर मिला है ना उसके जर्नल पैटर्न मिले हैं। जर्नल पैटर्न मतलब यही सारे पेंटेड ग्रेवियर के ये मटके घड़े वगैरह, कुछ तलवारें, कुछ ये एक दो लकड़ी के, आप ये मान लो कि ये रथ के अवशेष और वो सब मिल गए हैं। लेकिन वो एक जर्नल पैटर्न है। जर्नल पैटर्न से यहाँ पर ये मतलब है, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ये कहना चाहते हैं और हिस्टोरियंस हमें ये बताना चाहते हैं कि ऐसी कोई बहुत भयंकर चीज़ नहीं मिल गई कि बहुत बड़ा ऐसा कोई गधा मिल गया हो, कोई धनुष मिल गया हो जिसको देखकर हम यहाँ पर कोई पता नहीं श्री कृष्ण का कुछ सुदर्शन चक्र गड़ा हुआ मिल गया हो, अर्जुन का गांडीव मिल गया हो यहाँ पर, या फिर यहाँ पर कोई त्रिशूल मिल गया हो, या किसी का मुकुट मिल गया हो, या फिर घटोत्कच के स्केलेटन मिल गया हो। ऐसा कुछ नहीं मिला है। जर्नल पैटर्न की चीज़ें मिली हैं जो कि हर एक एक्सकेवेटेड साइट पर कॉमन सी थी। ठीक है, एंड कैन नॉट ईजिली बी यूज टू कोरोबोरेट टेक्सुअल डिटेल्स अबाउट इंडिविजुअल्स या फिर इवेंट। तो वो ये कहते हैं कि हम इससे कोई पुख्ता सबूत नहीं पता लगा सकते हैं कि ये सारे के सारे जो लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्जुन हैं, हमें मटेरियल एविडेंसेस के बेसिस पर हम पता नहीं लगा सकते कि ये सारी चीज़ें सच में हुई थी कि नहीं हुई थी। कहानियाँ तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करी जाती हैं कि अर्जुन को ज्ञान देने के लिए अपना विराट रूप जो है वो दिखाया था, दिव्य दृष्टि देते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, मोटिवेशन दी थी कि युद्ध तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तुम्हारी बीवी को भरे समाज में वैश्य कहा गया कर्ण के द्वारा, उसका जो है वस्त्र हरण हुआ दुर्योधन के द्वारा, दुशासन के द्वारा। तो तुम्हें इस युद्ध को युद्ध ना समझते हुए धर्म युद्ध समझना पड़ेगा ताकि धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। और हे अर्जुन, मैंने तुम्हें इस कार्य के लिए चुना है और मेरा ट्रस्ट मत तोड़ना। अब ये कहानी तो बहुत मोटिवेटिंग है, लेकिन हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं हमें इतने कोई बहुत भयंकर पुख्ता सबूत नहीं मिले जिसकी वजह से हम ये इजीली तरीके से कह पाए कि ये सारी जो टेक्सुअल डिटेल्स जो कि इसके अंदर, बुक के अंदर
एपिक्स के अंदर, जो हमें सीरियल्स दिखाए जाते हैं उनके अंदर जो मिर्च मसाला फ्लेवर बनाकर जो प्रेजेंट करी जाती है, तो वो हम सच में उन इंडिविजुअल्स और उन इवेंट्स के खुदाई कर कर अवशेष निकाल सकें, ऐसा हम करने में तो असमर्थ रहे हैं। ऐसा हमें ये आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस बताते हैं। ठीक है। अब देखो, कुछ लोगों की मान्यताएं भी होती हैं। यहाँ पर आपका थोड़ा सा डिस्कशन में दिल टूटा होगा कि सर हम फिर सच माने महाभारत को कि ना माने, लेकिन देखो मैं एक पॉजिटिव नोट पर इस चीज़ को ख़त्म करूँगा। कुछ लोगों की देखो ये मान्यताएं होती हैं, लोग ये कहते हैं, और ठीक है, हर किसी का विश्वास है, कोई गलत बात नहीं है उसमें। लोग ये कहते हैं यार भगवान ने वो लीला रचाई थी धर्म युद्ध की स्थापना के लिए, और इतिहास में भगवान ने बहुत सारी चीज़ों के ट्रेसेस नहीं भी छोड़े हुए हैं। हर चीज़ का ट्रेस भगवान छोड़ के जा ही जाए पृथ्वी पर, ऐसा संभव नहीं है। भगवान बहुत बार अपनी एनर्जी से या सीख देकर लोगों को मैसेज दे देते हैं, क्रिस्टल क्लियर बता देते हैं कि ये चीज़ तुम्हारे लिए आने वाले जन्म के अंदर ठीक होगी, गलत होगी, सही होगी, जैसे मर्जी होगी। लेकिन अब उस पर संदेह करना, शक करना, वो अलग अलग इंसानों की मर्ज़ी है। और कुछ लोगों ने ये माना है, या फिर कुछ जो रिलीजियस ओरिएंटेशन रखते हैं, कि भगवान जब ये पूरा का पूरा युद्ध खत्म हुआ था तो बहुत सारे प्रूफ्स को मिटाकर ही गए हैं स्वर्ग में। अब मान्यता है वो, और मान्यता, एक बात बता दूं मैं आपको, बिलीफ सिस्टम इंसान का, साइकोलॉजी भी कहती है, बिलीफ सिस्टम इंसान का बहुत स्ट्रांग होता है। आपके हाथ में कोई बैंड है, आपने मुझे एक टी शर्ट गिफ्ट करी, मैंने आपको कोई चप्पल गिफ्ट करी, अगर आप उसको लकी मानती हो ना, तो वो हर सिचुएशन में आपके लिए लकी ही रहेगी। और अगर आप किसी चीज़ को, किसी इंसान को नेगेटिव बोलने लगो, मनहूस बोलने लगो, तो वो एनर्जी आप अपने खिलाफ ही क्रिएट कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें होती होंगी ऐसी, आपका बिलीव है इस चीज़ में, यार जब भी मैं इस पर्सन से मिलता हूँ या मिलती हूँ, जब मैं किसी इंटरव्यू के लिए वाला बैंड जो है पहनकर जाता हूँ, जाती हूँ, तो मेरा ये वाली चीज़ अच्छी होती है। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, सॉरी थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक जा रहा हूँ, बस सिर्फ 1 मिनट लूँगा मैं आपका। मेरा एक फ्रेंड है दिल्ली में, ही इज़ IPS, ठीक है। ही क्लियर्ड UPSC बैक इन 2019। क्या हुआ था भाई साहब के साथ, उसका ना पहला पेपर GS पेपर 1 जिस दिन था, ऐसे के बाद जब GS पेपर 1 और 2 स्लॉट्स जब होते हैं, तो ऐसे का पेपर जब पहले दिन था, तो बहुत अच्छा उसका पेपर गया। तो वो लोअर टी शर्ट में एग्ज़ाम देने जाता था। अब उसका बिलीफ सिस्टम उसको ये कहने लगा कि यार इस लोअर में, जब तू ये लोअर पहन कर गया था, तब तेरा प्रीलिम्स भी इजीली निकल गया, तेरा ऐसे का पेपर भी अच्छा हुआ। फिर वो पेपर 1 पेपर 2 जिस दिन होते हैं, पेपर 3 पेपर 4 जिस दिन होते हैं, और ऑप्शनल का जब पेपर 1 पेपर 2 था, वो हर टाइम पर वही लोअर पहन कर गया। और आज भी वो ये मानता है कि ये लोअर मेरे लिए इतना लकी है कि उसने उसको अपने ट्रंक में, अपने अलमीरा में, एक बक्से में संभाल कर रखा, उसने धोया नहीं उस लोअर को, कि ये लोअर मेरे लिए बहुत लकी था, इसको पहनकर मैंने मेंस लिखे थे, फिल्म्स निकाला था, और मेरा कोई एग्जाम नहीं रुका। इंटरव्यू की बात अलग है, वहाँ पर तो कोट पैंट पहनकर जाना ही पड़ता है, लेकिन ये उसका बिलीफ सिस्टम है। आज भी वो उस लोअर को किसी को छेड़ने नहीं देता, ना उसने उस दिन के बाद से कभी उसको धोया है, उसने उसको संभाल के रख दिया कि यार ये मेरे लिए बहुत एक लकी चीज़ थी, मैं इसको पहनकर गया था और मैं IPS बन गया। तो ये एक फ़ोटो दोस्तों गिवन है यहाँ पर उपेंद्र सिंह की बुक के अंदर, तो मुझे लगा यहाँ पर सब कुछ ही, मैं कुछ मिस नहीं करता हूँ, तो लगा दी मैंने ये फ़ोटो। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है पुराना किला एक्सकवेशंस इन प्रोग्रेस 1954। ये देख रहे हो कितनी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, कितनी डिटेल्ड तरीके से एक्सकवेशंस खुदाइयाँ करी गई थी यहाँ पर। तो दोस्तों हमारा एक डेडिकेटेड ट्रू आइस एंड पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन प्रीलिम्स एंड मेंस कोर्स, या फिर ऑप्शनल कोर्स, 4 ऑप्शन हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, लॉ, PSIR, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। तो आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। और इन डिस्कशंस की अगर आपको PDF चाहिए उपेंद्र सिंह की या किसी भी सब्जेक्ट की, तो फॉर 1 पर्टिकुलर चैप्टर यू नीड टू पे 21 रुपीज़। पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है उसके बाद इस नंबर पर भेज देना, या टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर, और हमारी टीम आपको डायरेक्टली PPT सेंड कर देगी। कोई भी और क्वेरी हो आपको, तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो, ये मेरा प्राइवेट नंबर है, कॉल कर सकते हो आप मुझे, ठीक है। जब भी मैं फ्री होऊंगा तो आपको बेस्ट पॉसिबल मैनर में मैं आपके डाउट रिजॉल्व करूँगा, आपको रिवर्ट बैक करूँगा, ठीक है। कोई भी जर्नल प्रॉब्लम हो आपको, आपकी स्ट्रैटेजी नहीं बन रही हो, आपका टाइम टेबल में कोई आपको दिक्कत हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर इफ़ यू नीड
good orientation for a preparation, तो you can join our foundation course also. Thank you very much for discussion दोस्तों. मिलते हैं और धमाकेदार डिस्कशन में अगले लेक्चर में. बाय बाय, टेक केयर.